आज एक परिचर्चा का एक विषय बनाया गया है। विषय ये है कि जैसे समाज के बीच जब हम जाते हैं, तो समाज में एक अवधारणा सी बन गई है कि वो हिंदू मुस्लिम आइडियोलॉजी पे इलेक्शन का चुनाव में दिख रहा है। तो क्या लगता है कि कहाँ तक ये सही है? देखिए, हम लोगों का काम ज़मीन पे हकीकत बताना है। हम किसी चैनल के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों में नहीं, हमारा काम है हकीकत समाज के बीच लाना। तो उसको आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम मैं चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा जो आज हम लोग समय निकाल के बैठे हैं, क्योंकि व्यस्तता समय में किसी को समय नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात है कि विडंबना ये जातिवाद जो पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आज की डेट में एक माहौल सा बना दिया कि हिंदू मुस्लिम और अभी नया दंगा सिख वाला भी हो रहा है, तो इस तरह से बांटने की जो राजनीति चल रही है समाज में, ये सबसे ही देश का दुर्भाग्य है। और आने वाला समय जो हमारे बीच में आने वाला है, शायद मैं आपके चैनल में के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस समय बहुत जल्द ही हमें उस दुर्भाग्य से जिस चीज़ से निकले थे, आज 75 हो रहे साल हो रहे साथ हम लोग आज़ाद हुए, आज फिर उसी गुलामी के तौर पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। नहीं, जैसे गुलामी के लिए जैसे आपने एक बात कही, विषय रखा। आज़ादी के समय अंग्रेज़ों की नीतियों में हम गुलाम इन्हीं नीतियों की वजह से हुए कि पहले हमने अपनी चीज़ों को जाति में बांटा। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को बिजनेस अपडेट करने का मौका दिया कि बिजनेस कराया जाए, ये किया जाए। तो क्या लगता है कि वही स्थिति है? क्योंकि अब आप गवर्नमेंट जॉब को देखें तो लगभग बहुत सी ऐसी विनाशकारी नीतियां आ गई, प्राइवेटाइजेशन। लोग भले इसको कहते हो कि ये विकास की राजनीति है, लेकिन एक बच्चा जो इतनी एसएससी तक की एजुकेशन ले रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो ये जाएंगे कहाँ? देखिए, सीधी सी बात है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर हर चीज़ ज़्यादा अच्छाई भी होती है तो उसमें बुराई भी होती जी है। हाँ। अच्छाई के तौर पे अगर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो संस्थाएं प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं, तो उसका ये देखा जो अधिकारी थे काम ही नहीं करते थे, लोगों को चक्कर लगाना पड़ता था। तो प्राइवेट करने से ये तो हो गया कि हाँ, कार्य शुरू हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत ही कर रहा था, तो उसका तो भविष्य अब हम लोग गर्द में ढकेलते नहीं चले नहीं, जा रहे अगर हैं। इससे ही होता है तो हमारे संविधान की विवेचना के अनुसार क्या है कि हमने आरक्षण दे रखा है। एससी एसटी ओबीसी, अब जनरल का भी 10% है। तो आरक्षण वाले लोगों का क्या होगा भाई? आरक्षण किस लिए दिया गया? ताकि जो इनके साथ समस्याएं हैं, ये शिक्षा नहीं ले पाए या इनको जॉब में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई कम शिक्षा की वजह से या फिर आर्थिक और सामाजिक स्थिति की वजह से, आज भी देश में ऐसी स्थितियां हैं। तो जो आरक्षण वाले हैं, इन विचारों को, तो इसमें प्राइवेट में नुकसान हो, क्योंकि जो प्राइवेट एजेंसी है वो गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं। आरक्षण गवर्नमेंट बॉडीज पे आपके लागू होगा तो इनका क्या होगा? इनका भी कहीं ना कहीं देखा सरकार सेट ही करेगी। अब भाई जितने लोग बेरोजगार कर रही है, उस तरह से आगे भी बेरोजगारी फैलेगी और तो क्या ये बेरोजगारी देश में होनी सही? है, क्या ये देश देश में गर्द की सही ओर है? बढ़ रहा है। गर्द के लिए और बढ़ रहा है। तो जैसे समाज में जब हम जाते हैं, आप जाते हैं, हम लोग जैसे पब्लिक यूज लेते हैं, तो दो फैक्टर इस समय समाज में दिखता है। एक समाज में दिखता है कि मैं हिंदूवादी हूँ और मैं कट्टरवादी हूँ, और मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं यादव हूँ और ये हूँ वो हूँ। मैं मुसलमान हूँ, कोई वैसी बोलता है, कोई मुसलमान की अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2022 की बात कर रहा हूँ। जो हिंदूवादी जो टीका लगा के, भगवा पहन के, लोग वस्त्र पहन के, कुछ लोग टीका लगा के जय श्री राम के नारे का उद्घोष करके, कहीं कहा जाता है कि हिंदुत्व की लड़ाई हो रही, कहीं कोई अल्लाह अकबर कह के जो है जाके जिहादी मानसिकता की सोच रखता है। मैं मुसलमान हूँ, मुझे जय श्री राम से प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदू हैं, आपकी मानसिकता अल्लाह अकबर के प्रति क्या है मैं नहीं जानता। मैं मुसलमान, मुझे जय श्री राम कहने से मेरा इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता। मैं आपके सनातन धर्म की शिक्षा का अनुपालन कर लूंगा, मैं उसकी अच्छाइयाँ लेने की कोशिश करूंगा, मुझे तकलीफ नहीं होती। तो ये जो तुच्छ मानसिकता की जैसे होती, जैसे अभी आपने शायद एक सुना होगा धर्म संसद हुई हरिद्वार में, उसमें क्या हुआ, उन्होंने महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा। और उसमें कालीचरण के ऊपर जब मुकदमा पंजीकृत किया गया तो सरकारों ने कहा कि बहुत सी राज्य की स्थिति जो है ऐसी डिस्टर्बिंग है। वही नरसिंहानंद सरस्वती महाराज उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में रहते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होता, ना उनकी गिरफ्तारी होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है। आज की डेट में जो माहौल बनाया जा रहा है वो राजनीतिक बनाया जा रहा है। जैसे कि अभी कालीचरण महाराज जी ने गांधी जी को गाली दी, और उन पे आपके कांग्रेस के साथ कोई विधायक थे, उन्होंने मुकदमा भी जी किया है, हाँ। पंजीकृत किया जी है। हाँ, मेयर थे वहाँ लेकिन के। वहीं पे आपके साथ में असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो भारत को लेके एक कट्टरता के दिखाया था कि अगर मोदी योगी कब तक रहेंगे, हम आगे हम बताएंगे सर, आप आपको ऐसा। पत्रकार हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपने उस वीडियो को शायद सही से देखा नहीं, क्योंकि हम लोग का काम सच दिखाना, न्याय की बात करना है। उसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, मुस्लिम समाज का था वो। तो समाज को उन्होंने उस टॉपिक को लेके कहा कि योगी और मोदी कब तक रहेंगे,
वक्त बदलेगा, सत्ता बदलेगी। अगर सिर्फ 10 मिनट के अंश को अगर हम देखें तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक नीति थी आलू से सोना निकालने वाली, वो तो उन्होंने मोदी जी के बयान में बोला था। तो इस तरह की भ्रामक बात है, अगर मीडिया करेगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं तो वो बीजेपी की, सर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी की ऐसा नहीं था कि आलू सोना बनाएंगे, ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बोला था कि सर आलू सोना सर बनाएंगे। आप इसको ऑन गूगल जाइए, ऑन द स्पॉट मैं कह रहा हूँ, एबीपी न्यूज पे सच इसका विवरण कीजिए तो आपको दिखेगा कि उन्होंने बोला था। मैं आपको पूरा बयान बताता हूँ। बयान ये था कि मोदी जी ऐसे ऐसी बातें करते हैं कि इधर से आलू निकलेगा उधर से सोना निकलेगा, शब्द ये था। लेकिन सिर्फ काटा कितना क्या कि राहुल गांधी ने बोला कि आलू इधर से डालो उधर से सोना निकालो। वास्तविकता तो कुछ और है। आप कहीं पे भी सर्च कर लें, आप नेट पे सर्च करें, आप इस वीडियो को ऑनलाइन सर्च करें, आपको ये चीज की हकीकत, अगर हम मीडिया वाले उसी चीज को चलाएंगे जो ट्रेंड बनाया जा रहा है जिससे समाज को, क्या कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया? नहीं बहुत कुछ किया क्या भाई। किया? अगर देश ने, कांग्रेस जब हमारी सबसे पहली बात तो पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी जी देश आजाद होने के बाद में लगभग उसी ने राज किया है। जी तो उसी के दौर पे अभी रेलवे स्टेशन या जितनी भी सुविधाएं मिल रही थी लगभग लोगों को, जो अभी तक मिलती चली आ रही है, जी वो लगभग कांग्रेस की ही देन है। किया जी तो है उसने। जी लेकिन वही मैंने अभी शुरुआत में जैसे बोला ना कि हर चीज में एक अच्छाई होती है तो एक बुराई भी होती जी रहती है। तो लोगों को क्या होता है कि अपवाद जल्दी दिख जाता है, जी बुराइयां बहुत जल्दी दिखती है। जैसे कि आपका दूध है, अगर उसमें एक बूंद नींबू डाल दिया जाए तो पूरा दूध फाड़ देती है। मतलब एक बुराई सबको दिख जाती है लेकिन अच्छाई नहीं दिखती है। तो ऐसा ही कुछ नहीं, तो होती है। मेरा मकसद वही था, जैसे समाज में जो विचारधाराएं हैं, हम और आप जो समाज में जा रहे हैं तो हमें सिर्फ दो ही व्यू मिल रहे हैं, या तो वो हिंदुत्व की बात कर रहा है या वो विकास की बात कर रहा है। अखिलेश यादव जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि पीक टाइम पे है, जिसका कि हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, युवाओं की मांग है रोजगार। बीजेपी कह रही 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। अखिलेश यादव का वादा है 10 लाख रोजगार, 300 यूनिट बिजली फ्री। योगी जी और मोदी जी के वादे तो विकास की नीतियों पे, वो हाईवे बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, कॉलेज बनेंगे, संस्थान बनेंगे। ओमिक्रोन आ चुका है, रैलियों पे पाबंदी नहीं है, जनता के लिए पाबंदी है। इसको कैसे देखते हैं? ये सोचने का गंभीर विषय है। और सरकार की इस नीति का घोर निंदा मैं खुद करता हूँ, क्योंकि सरकार को भी देखना चाहिए कि आपकी पार्टीवाद से पहले इंसानियत है। जी हाँ। और राजनीति में हम इतना मशगूल होने लगे हैं कि हम लोग राजनीति करके जो हमने रंगों तक बांट दिया और रंग के साथ धर्मों को बांटना शुरू कर दिया है। ये बांटने की जो राजनीति चल रही है सबसे तुच्छ राजनीति है। और दूसरी बात, इंसानियत को भी हम लगभग भूलने जा रहे हैं। भाई इलेक्शन में ओमोक्रोम नहीं फैलेगा। जी हाँ। लगभग अभी रिसेंटली आपके जेपी नड्डा जी आए हुए थे, हमारे लखनऊ में आए जी हुए हाँ। थे जॉगर्स पार्क में। वहां पे लगभग पदाधिकारियों ने बिना मास्क के लगाए दिखे। हाँ, जो हम लोग ने कवर भी ठीक, किया। कवर भी किया, हाँ। जिसको देखा आपने। हाँ। लेकिन वहीं पे अभी कुछ दिन पहले वो कहते हैं मास्क के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो सरकार की दोगला राजनीति मेरी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं खुल के लिखता हूँ, खुल का विरोध भी करता हूँ कई चीज़। जैसे कि मैं आपकी पत्रकारिता को हमेशा सराहता हूँ कि आप जो भी चीज़ होती है उसको लिखते हैं, तो मैं उसी मुद्दे पे हूँ कि क्या देश जाति से चलेगा या देश संविधान से चलेगा? आपका क्या है इसमें? देखिए, देश जाति और संविधान दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि संविधान में बहुत सी कुछ बुराइयां भी थी। जैसे? उस पर नहीं जाएंगे, उस पर टॉपिक नहीं नहीं, आज जाएगा। मैं चाहता हूँ आप बोलें संविधान में क्या गलती है, बताएं। कई चीज है। देखिए, मैं व्यक्तिगत अपना पर्सनल में जो रहा है, टिप्पणी रही है मुझे, जो आरक्षण जो नीति है, मुझे इसी चीज से हमेशा, क्योंकि आरक्षण देश को अपंग बनाने का कार्य करता है। पहले हाँ, शोषण जो होता आया था वो देखते हैं, उस समय के लिए जरूरी था आरक्षण। लेकिन आरक्षण एक माध्यम जो बना के उसको लोग दुरुपयोग करना शुरू कर दिए, इसलिए मैं आरक्षण की तरफ, तो ये देन तो उसके संविधान मैं आरक्षण का पूरा समर्थन करता हूँ। उसके पीछे वजह क्या है? आज़ादी के बाद से आज तक भी बहुत से ऐसे देश में गांव हैं जहाँ पे एक विशेष समाज के लोग आज भी इनके सामने से घोड़ी चढ़ के शादी में नहीं जा सकते। आज भी उनके घर के बर्तनों में आप खाना नहीं खा सकते। हमारे बहुत से राजनेता जो बात करते हैं ना, जो वहाँ जाते हैं, उनके यहाँ मैंने खाना खाया, वो अपनी थाली प्लेट तक अपनी लेके जाते हैं और भोजन भी अपना लेके जाते हैं, खाली वहाँ बैठ के उसको एक मीडिया स्टंट करते हैं कि आप इसको नहीं जानते, आप तो स्वयं मीडिया में हैं। तो आरक्षण गलत कहाँ से? आरक्षण की वास्तविक तौर पे अभी बहुत आवश्यकता है। देखिए, बदलाव हो रहा है और समय के साथ होता रहेगा। लेकिन ये जो अब बताया कि जैसे कि अभी नहीं खा सकते, तो सब मेरी समझ से तो ऐसा भी नहीं आया, बहुत पहले से हुआ करता था। आप अभी ये हाथरस का गैंगरेप वाला मामला देखिए। ये एक विशेष समुदाय की बेटी थी। अंतिम संस्कार कभी आपने सुना है? रात में 2 बजे हुआ है, मिट्टी के तेल छिड़क के हुआ है।
कभी आपने सुना है? मतलब इतिहास, ये एक विशेष समुदाय की थी ना बच्ची। नहीं, समुदाय को लेकर नहीं किया गया था वहां पे। अपनी जो गलत कार्य हुए थे, कृत्य किए गए थे, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किया गया था, ना कि किसी संविधान उसको देखते हुए किया जाए किसी को विशेष उस समुदाय को। समाज की बेटी, मैं तो इस पे प्रखर हूं और मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं कि एक विशेष समुदाय का शोषण होता आ रहा है और आरक्षण की आवश्यकता देश को बहुत है। अभी अभी भी 20 साल तक आरक्षण ऐसे ही हो, और आरक्षण सिर्फ हो नहीं, इन लोगों को सपोर्ट करके उस माध्यम तक पहुंचाया जाए। सर लगभग पहुंचे, लगभग बदलाव दिखा है। जो आपने जिस विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं, उसी में से एक हमारे विशेष समुदाय से हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भी। अगर ये राष्ट्रपति जी गए थे भाई साहब, मंदिर धुला था वापस, उनके वापसी के बाद उस मंदिर को धोया गया था। आपको मालूम है? राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद पे जो व्यक्ति बैठा, महामहिम है जो देश का, वो मंदिर जब जाता है, वहां से जब वापस आता है तो उस मंदिर को पुनः धोया जाता है गंगा जल से। योगी आदित्यनाथ जी जब मुखिया अब उत्तर प्रदेश के बनते हैं, अखिलेश यादव के घर को गंगा जल से धोते हैं, पवित्र करते हैं। सर ये किस मानसिकता की बात? पिछड़ा है ना वो SC ST है सर, यही तो कर रहे हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अभी भी जरूरत है एक विशेष समाज, स्वर्ण समाज जिसको हम कहते हैं। स्वर्ण समाज आज भी उस समाज की अवहेलना करता है, अपने बराबर उसको समतुल नहीं मानता है। कैसे आप आरक्षण बंद करा देंगे भाई? तो सर ये संविधान के तौर पे अगर उनको राष्ट्रपति फिर कैसे बना दिया गया, अगर यही मानसिकता होती पहले से? भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप नेट पे सर्च करें इसको कि राष्ट्रपति जी के वापसी जैसे ही उन्होंने वापस किया, मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया, उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। अच्छा, ये आप मानते हैं कि जो गूगल पे डाला जाता है वो सब सत्य ही होता है? सर गूगल पे सच भी मिलता है, गूगल से ही सच मिलता है। हमें तो सत्य तो नहीं लिखा जाता वहां पे, जो हम लोग लिख के डालेंगे वही तो गूगल हम दिखाएगा ना। तर्क संगत बात कर रहे हैं। कोई चैनल ऐसा होगा जो इसको नहीं दिखाएगा। जैसे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम नेट पे इसका विश्लेषण करते हैं। अब एक माध्यम को हम NDTV, आज तक और जी न्यूज को नहीं मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब वास्तविकता पोर्टल दिखा रहे हैं, हम और आप जैसे एक छोटे पोर्टल्स है ना, हम जमीन की हकीकत दिखाने का काम आज भी कर रहे हैं। और जो बड़े चैनल है जिनको पैसा मिलता है, जो गोद में बैठे हुए हैं, उनके बस की बात नहीं है असलियत दिखाना। उनकी नहीं, तभी तो आज हमारा जो मीडिया वर्क है, सोशल मीडिया जो कार्य कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बना के कार्य कर रहे हैं, इनको तभी तो दबाया शोषण किया जा रहा है। आप एक देखिए, एक विशेष समुदाय स्वर्ण समाज से है, मैं मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक समुदाय से, शिया समुदाय से हूँ। मैं भी अपने क्या का स्वर्ण हूँ, आप भी अपने क्या के स्वर्ण है। और हमको इस नीतियों से बाहर निकलना है, जाति के धर्म की राजनीति से बाहर निकलना है। ये जो हमारे बीच की आपकी जो बैठक थी जिसको हमने कवर किया, इसका मकसद भी यही था कि लोगों को ये पता चले कि जाति धर्म से नहीं, देश को संविधान से चलाइए। महात्मा गांधी पे कोई टिप्पणी करता है, उत्तर प्रदेश में वो व्यक्ति को वाई सिक्योरिटी प्राप्त है, उसके साथ कमांडो चल रहे हैं, एक व्यक्ति कालीचरण है, उसको गिरफ्तार कर लिया तो लोग रोडों पे हैं। उस व्यक्ति के लिए जिसने नाथूराम गोडसे के वो दावे लगा रहे हैं, नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी है, आजाद देश का। मैं कहता हूं आप इसको स्वीकारेंगे? नहीं, आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की उसने, उन्होंने उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए देखिए इसका समर्थन में विचारधारा का मतलब है आप कत्ल कर दोगे। तो जो कत्ल करने वाले लगभग आतंकवादी हैं। जो आतंक रूपी कार्य करे, हर वो व्यक्ति आतंकवादी। मैं तो ओवैसी को भी आतंकवादी कह रहा हूँ। आप बोलिए, आप कहिए नरसिंहानंद सरस्वती को आतंकवादी। वो देश को बांट रहा है, वो हमारे रसूल को कह रहा है, वो हमारे इस्लाम को कह रहा है, वो भाजपा में, सपा में या किसी भी पार्टी में रहने वाली महिलाओं कहता है कि ये कैसे चढ़ती हैं, इनको कैसे सम्मान मिलता है। कहिए ना आप आतंकवादी, क्यों नहीं कह रहे? हर वो व्यक्ति जो समाज को तोड़ेगा, जो समाज को दूषित करेगा, मैं उसको आतंकवादी कहता हूँ। मैं ओवैसी को भी आतंकवादी कहता हूँ। ये मानसिकता मैं मानता हूँ। लाखों लोग हैं जो आज समाज को विखंडन करने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसकी बात को आपको सच्चा पुरजोर आपको समर्थन करता हूँ। लेकिन आपका मत हो सकता है कि हर कोई बंदा अगर कत्ल करने वाला आतंकवादी हो जाए तो शायद हमारे जेलों में जगह बचेगी ही नहीं। हर वो व्यक्ति। रही बात नाथूराम गोडसे की, तो उन्होंने एक विचारधारा जो बनाई, नहीं विरोध किया, नहीं माने, कत्ल किया, वो उन्होंने गलत किया। कातिल के प्रशंसक को फॉलो करने वाला भी कातिल, मैं तो ये भी कहता हूँ। ये आपकी मानसिकता हो सकती है सर। नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी क्या आइडियोलॉजी थी बताइए ना आप, जनता जाने कि हिंदुस्तान जाने, क्या आइडियोलॉजी आपको नाथूराम गोडसे की पसंद है? सबसे बड़ी उन्होंने जो आइडियोलॉजी बनाई, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि जहाँ पे जो जितने हिंदू यहाँ रहना चाहते यहाँ रहे, और बाकी जिसको पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान जाए। तो ये बांटने का काम महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो उन्होंने जबरदस्ती कॉलर पकड़ के भेजा था। नहीं, क्यों वहां पे किया? जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर लड़ रहे थे, वहां बांटने का क्यों काम किया गया? अखंड भारत को आयोजित कार्यक्रम किया महात्मा गांधी जी ने, और सर बांटा तो महात्मा गांधी जी ने तो है। की मानसिकता थी कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं?
मैं हिंदू राष्ट्र या किसी जाति विशेष राष्ट्र इसी के लिए तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। ये मैं नहीं चाहता, बस उन्होंने केवल जो देश को बांटने का कार्य किया महात्मा गांधी नाथूराम ने, गोडसे की उनको मानसिकता थी कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया, अन्य पार्टियों ने इसका विरोध किया, नाथूराम गोडसे ने इसलिए महात्मा विरोध गांधी करने पर क्या उसको देश को बांटने का अधिकार दे दिया गया किसी विशेष धर्म को? किसी को इजाजत नहीं। मैं क्या आपने फिर महात्मा गांधी ने देश को बांटने का कार्य क्यों किया? स्वेच्छा से लोगों ने कहा कि हम मुसलमान इस देश से पलायन करके हमको अलग प्रदेश दे दीजिए, अलग दे दो। उन्होंने कहा हम तुमको अलग दे कोई कुछ भी कह देगा हम मान लेंगे देश को। आजादी में सबने सहभागिता निभाई, उनकी बात ही मानी गई। क्यों? आजादी के टाइम पे तो ऐसा तो कुछ नहीं था ना। आजादी के टाइम पे हिंदू मुस्लिम, जितना हिंदुओं ने खून बहाया उतना मुस्लिम भाई ने भी बहाया, सिख भाई ने बढ़ाया, सारी धर्मों के लोग मिलकर बढ़ाए, अपने अपने योग्यता अनुसार उन्होंने कार्य किया। फिर वहां पे आपको पाकिस्तान जैसा देश बनाने के अधिकार किसने दिया आपको? तो बांग्लादेश क्यों बना? तो बांग्लादेश क्यों बना दिया आज? उसके बाद पाकिस्तान तो पहले ही बना था, आपने बांग्लादेश भी बना दिया। हमने बना दिया। आप ही तो बोल रहे हैं कि जो जिसकी मर्जी होगी करेगा, तो भाई लोगों ने मांग की तो मनाएगा। तो किसने बनाया बांग्लादेश? देश के लोगों ने, किसी देश के, अखंड भारत के लोगों ने। बहुत जल्दी वो क्या नाम है आपका, बंगाल बनेगा अलग देश? बन सकता है। कश्मीर बनने वाला था, बन गया था, लेकिन फिर वापस आ गया। कैसे बनने वाला था? क्यों? अच्छा 370 से आप खुश हैं? खुश है, बिल्कुल खुश। कितने पंडित पलायन जो हुए थे, कितनों को बसाया? एक रिकॉर्ड बता दिए ऑडिट में। एक व्यक्ति, एक परिवार, गारंटी है, स्टैम्प पेपर पे ले रहा हूं, इस बाइट पे, इस चैनल पे, मीडिया टीम के सामने, एक परिवार बता दिए जम्मू कश्मीर में जो बसाया गया 370 के बाद। एक परिवार, सिर्फ एक बता दीजिए क्यों नहीं बसाया गया? ये सिर्फ सरकारी लॉलीपॉप है। जनता को गुमराह करना है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, विशेष समुदाय के आधार पे कुछ नहीं करना है। ये देश बेच रहे हैं। देखिए, सरकार अपना कार्य कर रही है और हम पत्रकार बंधु अपने स्तर से अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा सबका जो उद्देश्य है, जनता को अपने बीच में जो मतभेद फैला रहे हैं, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, उन सबको मिटाना है। हमें निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए पैदा हुए हैं और हम निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। मैं ना किसी समाजवादी का हूँ, ना किसी भाजपा वाले का हूँ, ना किसी कांग्रेस का हूँ, ना ही किसी अन्य सरकारी पार्टियों का। मैं भी इस वार्ता को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो जिन बिंदुओं पे हमारी दीपक जी से बहस हुई, और बहस का मकसद था कि समाज को एक नया संदेश जाए, एक वास्तविक संदेश जाए कि देश कैसे चलेगा। तो उन मुद्दों पे केवल और केवल ये टिप्पणी है कि हमारा देश जाति धर्म के आधार पर नहीं बंटना चाहिए। मैंने अपनी बात रखी कि आरक्षण अभी और लागू होना चाहिए। भाई साहब का अपना भी हो सकता है। मैंने कहा विशेष समुदाय से आता हूँ, विशेष समुदाय को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। जो भी धर्म जाति के आधार पर देश को बांटा जाए वो नहीं बंटना चाहिए। थैंक यू दीपक जी, आपने अपना समय दिया। मैं एक चीज और बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हम सभी लोग बैठे हुए हैं, देश के सभी युवाओं को और सारी जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक पार्टियों को लेकर आपस में मतभेद, जाति धर्म का मतभेद पैदा कर रहे हैं, कृपया करके उनसे बहुत जल्दी दूरी बना लें, नहीं तो यह देश हमारा गर्त में जाने की ओर बढ़ चुका है। एक कदम और स्पीड बढ़ेगा। बहुत सुंदर संदेश था दीपक जी का कि जाति धर्म के आधार पे मत बटिए, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। जाति धर्म के आधार पे वोट मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी नस्लें आपके वोट से जाने वाली हैं। धन्यवाद।